दिलीप कुमार के ससुर और सायरा बानो के वालिद एक पाकिस्तानी थे और उन्होंने कराची में वफात पाई थी। ये कितनी हैरानकुन बात है। इससे भी हैरानकुन बात यह है कि वो पाकिस्तानी अदाकार नुमान इजाज की वालदा के भी नाना थे। एक लिहाज से नुमान इजाज की वालदा सायरा बानो की सौतेली बहन की बेटी थी। मैं आज की इनकलाबी वीडियो में आपको ऐसे होशरुबा हकायक सुनाऊंगा कि आप भी क्या याद करेंगे कि तारीख को कैसे खंगाल कर निकाला है। नाजरीन, ये बात यकीनी तौर पर हर किसी को हैरानी में मुब्तला करने वाली है कि क्या वाकई अदाकारा सायरा बानो के वालिद मियां एहसानुल हक पाकिस्तानी थे। उनका हजरत बाबा बुल्ले शाह के मुर्शिद हजरत अनायशा कादरी से क्या ताल्लुक था। अगर वो पाकिस्तानी थे तो सायरा बानो कैसे इंडिया चली गईं और आज तक कोई ये राज क्यों नहीं जान सका। आज की इनकलाबी वीडियो में आपको ये राज भी बता दें और शोबिज वर्ल्ड की तारीख का ये बात भी आपको सुना दें कि सायरा बानो के वालिद एक आर्किटेक्ट थे मगर साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गए थे। उन्होंने बम्बई में तकसीम हिंद से पहले अपनी बेगम परी जहरा नसीब बानो यानी सायरा बानो की वालदा की खातिर फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू कर दी थी और ताज महल पिक्चर्स के बैनर तले फिल्में प्रोड्यूस करने लगे थे। नसीब बानो उस वक्त हिंदी फिल्मों की मशहूर तरीन अदाकारा बन चुकी थी। नसीब बानो की वालदा खुद भी एक अमीर तरीन खातून थी और गायकी में उनका बड़ा नाम था। दुनिया उन्हें शमशाद बेगम के नाम से जानती थी। शमशाद बेगम एक गाने का उस वक्त 5,000 रुपया नकद लेती और तहाइफ इसके अलावा होते थे। जबकि नसीब बानो ने जब फिल्मों में काम शुरू किया तो वो भी महाना 3500 रुपए कमाती थी और उस दौर में ये भारी मुआवजा था। नसीब बानो ने अपने बचपन के दोस्त एहसानुल हक से 1938 में शादी की थी, लेकिन ये शादी कैसे हुई आगे चलकर आपको ये मैं कहानी सुनाता हूँ। शादी के बाद उनका बेटा सुल्तान पैदा हुआ और फिर सुल्तान के 5 साल बाद सायरा बानो 1944 में पैदा हुई। एहसानुल हक पैदाइशी मुस्लिम लीगी और बड़े बिजनेसमैन थे। जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने बम्बई छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया और लाहौर मुंतकिल हो गए। इस दौरान एहसानुल हक ने इंडिया में कई फिल्में प्रोड्यूस की थी। इन फिल्मों में सिंध बाद दी सैलर, अजीब लड़की, बेताब और फूल थी। उन्होंने अपनी फिल्मों में नसीब बानो को बतौर हीरोइन कास्ट किया था। नसीब बानो ने उनके साथ पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था मगर फिर मजबूर होकर पाकिस्तान आने की कोशिश की मगर उन्हें इंडियन हुकूमत ने बॉर्डर पर रोक दिया था। उनके पास भारी जेवरात थे और इंडियन बॉर्डर फोर्स ने कहा था ये सारा खजाना आपको छोड़कर जाना होगा, मगर वो खजाना बचाकर वापस इंडिया चली गई और पाकिस्तान आई, जिसके बाद मियां एहसानुल हक ने नसीब बानो को तलाक दे दी थी। इस हवाले से ये भी बयान किया जाता है कि एहसानुल हक ने अपनी इंडिया में बनाई गई फिल्मों के नेगेटिव साथ ले लिए थे और उन्होंने इन फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज करने का मंसूबा बनाया था। उन्होंने नसीब बानो को भी कायल कर लिया था कि वो पाकिस्तानी फिल्मों में काम करें, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि नसीब बानो उन्हें छोड़कर पहले इंडिया वापस चली गई और फिर वहां से लंदन मुंतकिल हो गई। अदाकारा नसीम की साहबजादी और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर तरीन अदाकारा सायरा बानो ने लंदन में तालीम हासिल की और उनका बचपन लंदन में ही गुजरा। एहसानुल हक ने कराची में 2007 में हार्ट अटैक से वफात पाई थी मगर जब वो पाकिस्तान में रहे पाकिस्तान का कलमा पढ़ते रहे। यहाँ उन्होंने शादी भी कर ली। हालांकि उन्हें पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने बड़े जख्म दिए थे। सायरा बानो ने बड़ा चाहा कि वो इंडिया आ जाएं या लंदन वापस चले जाएं, मगर उन्होंने पाकिस्तान न छोड़ा और एक छोटे से फ्लैट में जिंदगी की बाजी हार गए। एहसानुल हक ने पाकिस्तान की मशहूर फिल्में गुलनार, वादा, महल, शाम डले और मुखड़ा अपने सरमाया से बनाई थी। 1953 में उन्होंने फिल्म गुलनार बनाई तो वो चाहते थे कि उसकी हीरोइन के तौर पर नसीब बानो को शामिल किया जाए, मगर नसीब बानो पाकिस्तान से चली गई। बाद में फिल्म गुलनार में मैडम नूर जहां ने हीरोइन के तौर पर काम किया और उसकी हदायत उनके शोहर शौकत हुसैन रिजवी ने दी थी। मुखड़ा 29 जून 1958 को नुमाइश के लिए पेश हुई। इसकी कहानी शबाब किरानवी, मौसीकार रशीद अत्रे, नगमा निगार वारिस लुधियानवी थे। ये फिल्म कहानी और नगमात की वजह से बेहद मकबूल हुई थी। मियां एहसानुल हक बड़े बिजनेसमैन थे। उनका पटसन यानी कपास से मुतल्लिक कारोबार था जो मशरकी पाकिस्तान में फैला हुआ था। उन्हें कुछ अरसा पाकिस्तान की फिल्मी हीरोइनों ने तंग किया तो वो दिल बर्दाश्ता भी हो गए थे। एक बार तो हद हो गई। मुशर्रफ नजीर ने एक ऐसी हरकत कर दी थी कि उन्होंने गुस्से में आकर उस फिल्म के नेगेटिव ही जला दिए थे जो 50% बन चुकी थी। मियां एहसान का बिजनेस ढाका में था। एक बार वो लाहौर आए तो फिल्म के शूटिंग पर पहुंच गए। दिन के 12 बज रहे थे। सेट पर मंसूरी साहब तो मौजूद थे मगर फिल्म की हीरोइन गायब थी। नुसरत मंसूरी इस फिल्म के हदायतकार भी थे और राइटर भी थे। मियां एहसान ने उनसे पूछा कि शूटिंग अब तक क्यों नहीं शुरू हुई। जवाब मिला कि हीरोइन अभी तक तैयार नहीं हुई, मेकअप रूम में मेकअप कर रही है। मियां एहसान मेकअप रूम में चले गए। देखा कि मुशर्रफ नजीर मेकअप से बेनियाज बैठी गपशप कर रही हैं। मियां एहसान को बहुत हैरत हुई। वो बम्बई में फिल्में बनाते रहे थे मगर ऐसा दस्तूर न देखा था। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, बम्बई में तो ऐसा नहीं होता था। मुशर्रफ नजीर ने कहा लेकिन यहाँ तो ऐसा ही होता है। मियां एहसान को ये तरीकाकार पसंद न आया। पूछा कि अब तक फिल्म कितनी बन चुकी है। बताया गया कि 50% फिल्म बन चुकी है। मियां साहब ने बड़े इत्मीनान से कहा कोई बात नहीं, इस फिल्म के तमाम नेगेटिव को जला दो, फिल्म बंद कर दो, मैं ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहता। बात दरअसल ये थी कि जो पाकिस्तान में फिल्म साजी की रफ्तार बढ़ी थी, बड़ी अदाकारों के नाजो नखरे भी बढ़ते जा रहे थे। उनकी इस फिल्म में दर्पण और मुशर्रफ नजीर बुनियादी किरदार अदा कर रहे थे और उम्मीद की जा रही थी ये फिल्म बहुत कामयाब हुई थी।
لیکن مسرت نذیر کے اس رویے کو دیکھ کر میاں احسان نے فلم کے سارے نیگیٹو ہی نظریں آتش کر دیے۔ میاں احسان الحق کا تعلق دہلی سے تھا۔ اس بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جامع مسجد کے امام بخاری صاحب کے خاندان سے بھی تعلق رکھتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ حضرت بابا عنائشہ قادری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی لڑی میں سے تھے۔ وہ خوشحال اور خوبصورت آدمی تھے۔ بمبئی گئے تو وہاں انہوں نے فلم سازی کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہاں انہوں نے پروڈیوسر کی حیثیت سے چند فلمیں بھی بنائی تھی۔ ان کی فلم عجیب لڑکی اور بیتاب میں نسیم بانو نے کام کیا تو میاں احسان اور نسیم بانو ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے۔ وہ بچپن میں بھی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور پسند کرتے تھے۔ ان کی یہ پسندیدگی محبت میں تبدیل ہوگی۔ آخرکار نسیم بانو اور میاں احسان کی شادی ہو گئی۔ قیام میں پاکستان کے بعد میاں احسان نے تو پاکستان کا رخ کر لیا۔ ہندوستان میں انہیں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نسیم بانو سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر نسیم کو پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فلمی صنعت یہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت وہ بمبئی میں اپنا مقام چھوڑ کر پاکستان کیوں آتی؟ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب میاں احسان لاہور آئے تو نسیم بانو نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنے نادر جواہرات اور زیورات لے کر پاکستان آ جائیں گی، مگر پھر انہوں نے ارادہ ترک کر دیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے جب بھی پاکستان آنے کی کوشش کی، بھارتی کسٹمز والوں نے انہیں جواہرات اور زیورات ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پاکستان آنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ میاں احسان نے نسیم بانو کو تو طلاق دے دی، البتہ وہ سائرہ بانو کو پاکستان لانے کی بہت کوشش کرتے رہے، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ میاں احسان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت خوددار، غیور اور حساس آدمی تھے۔ نسیم بانو سے انہوں نے پھر کوئی واسطہ نہ رکھا۔ مشرقی پاکستان میں ان کا پٹسن کا کاروبار تھا۔ لاہور کے گرد و نواح میں ان کی زمینیں بھی تھی۔ لاہور میں جیل روڈ پر ان کی بہت وسیع و عریض کوٹھی تھی۔ بعد میں انہوں نے ہوٹل بھی بنایا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے مسمار کر کے انگولا سینما تعمیر کیا، جو لاہور کے بہت اچھے سینماؤں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے یہ سینما بھی فروخت کر دیا اور کراچی منتقل ہو گئے۔ ان کی وفات بھی کراچی میں ہی ہوئی۔ 2007 میں جب میاں احسان الحق کی وفات ہوئی تو اس پر سائرہ بانو بہت رنجیدہ ہوئی۔ اس پر انڈین میڈیا نے بھی لکھا کہ اس سے زیادہ سوگوار ہم نے سائرہ بانو کو کبھی نہیں دیکھا۔ سائرہ بانو نے کہا تھا، میں اپنے والد سے پاکستان بننے کے بعد نہیں ملی اور میں نے بڑا چاہا کہ ان کو انڈیا میں لے آؤں، لیکن میرے والد صاحب کبھی بھی اس بات پر متفق نہیں ہوئے۔ انہوں نے شادی کر رکھی تھی اور ان کی وہاں بھی اولاد تھی، اس لیے ان کی نظر میں زیادہ اہمیت اب پاکستان میں ان کی اپنی اولاد تھی۔